नमस्कार साथियों, मैं हूं मनु कुमार और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मनु एलएलबी। साथियों, आज हम बात करेंगे चेक बाउंस के ऊपर। चेक बाउंस क्या है, इसको जानेंगे, इसकी क्या प्रक्रिया है। अगर आप किसी से चेक लेते हैं, अगर वो बाउंस कर जाता है तो क्या आपको पैसे मिलेंगे या नहीं। साथियों, जब भी हम कोई सामान किसी से परचेज करते हैं या हमसे कोई सामान परचेज करता है या किसी को हम कुछ उधार पैसे देते हैं या और भी किसी तरह का कोई भी लेन देन का काम करते हैं, तो चेक को एक विश्वसनीयता के रूप में देखा जाता है कि फला व्यक्ति ने मुझे एक चेक दिया है जिसमें 1 लाख रुपया भरा हुआ है अमाउंट, और ये फला डेट को मुझे बैंक में लगाना है। आप एक उम्मीद के साथ उससे चेक लेते हैं और उस चेक को बैंक में उस निर्धारित तिथि को लगाते हैं। लेकिन जब बैंक द्वारा यह कह के कि इनसफिशिएंट बैलेंस है, चेक वापस कर दिया जाता है, तो उस समय मनोदशा हमारी काफी खराब हो जाती है और सामने वाला कोई रिस्पॉन्स न ले तो हमें कानून का सहारा लेना पड़ता है। तो क्या नियम है चेक बाउंस का और इसमें किन किन कारणों से चेक बाउंस होता है, इसको हम जानते हैं। सर्वप्रथम, चेक बाउंस की प्रक्रिया को सुप्रीम कोर्ट ने अब काफी सरल बना दिया है, क्योंकि लोगों की विश्वसनीयता चेक पर बनी रहे और लोग अपना कारोबार, अपनी लेन देन आसानी से और विश्वसनीयता के साथ कर सकें। जब हम किसी से चेक लेते हैं और बैंक में लगाते हैं तो सर्वप्रथम बैंक इनसफिशिएंट बैलेंस, यानी कि मान लीजिए कोई व्यक्ति आपको 1 लाख का चेक देता है और उसके बैंक में 1 लाख से कम राशि रहे, तो इस स्थिति में बैंक उसे इनसफिशिएंट बैलेंस कह के डिसऑनर कर देती है और हिंदी में इसे अनादर बोलते हैं। जब आपका चेक बैंक से वापस आ जाता है, उसके साथ एक बैंक लेटर लगा के देती है कि कम बैलेंस रहने के कारण आपके चेक को डिसऑनर किया जाता है। दूसरा, कभी कभी पार्टी में चेक दे देती है और सामने से जाके बैंक में स्टॉप चेक करा लेती है, पेमेंट को स्टॉप करा लेती है या उस चेक को ही कैंसिल करवा लेती है। तो इस कंडीशन में क्या है, तो इस कंडीशन में भी चेक बाउंस का केस लगेगा। तीसरा, अगर पार्टी में चेक दिया और धोखे से बैंक में उसके दस्तखत कुछ और हैं, उसके सिग्नेचर कुछ और हैं और चेक में कुछ और सिग्नेचर कर दिया, तो भी चेक बाउंस का केस लगेगा। या जानबूझ के चेक में कहीं थोड़ा सा ओवरराइट कर देना या जानबूझ कर कुछ गलत लिख देना जिसे हम उस समय नहीं देख पाए और बैंक में लगाएं और बैंक उसको ओवरराइट या कुछ और करके वापस कर दें, उस केस में भी चेक बाउंस का केस लगेगा। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट पहलू, बहुत लोग चेक देने के बाद क्या करते हैं, अपने अकाउंट को ही जाके उस बैंक में क्लोज करा लेते हैं और किसी दूसरे बैंक में अकाउंट खोल लेते हैं। तो इस कंडीशन में भी हमें घबराने की जरूरत नहीं है, इस कंडीशन में भी चेक बाउंस का केस लगेगा। तो ये 4-5 स्थिति बनती है जिसमें चेक बाउंस का केस लगता है। 138 एनआई एक्ट, 138 एनआई एक्ट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत चेक बाउंस का केस लड़ा जाता है और चेक बाउंस का केस होता है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने इसको अब सरल बना दिया है और लगभग हर जिले के न्यायालय में एक अलग से उसका न्यायालय बना दिया गया है जिसमें इसकी त्वरित कार्रवाई होती है और तकरीबन 6 महीना से साल भर के भीतर आपका पैसा वापस रिकवर आ जाता है। इसमें हमें कुछ इंपॉर्टेंट बातों का ध्यान रखना जरूरी है, जैसे जब भी हम किसी से चेक लेते हैं और निर्धारित तिथि को लगाते हैं, जब चेक बाउंस कर जाता है उसके 30 दिनों के अंदर हमें उसे एक लीगल नोटिस भेजना होता है। यह लीगल नोटिस बहुत ही अहम पहलू है और बिना इसके आपका केस आधा यानी कि 50% कमजोर हो जाएगा। इसलिए पहले पार्टी को आप लीगल नोटिस किसी भी वकील के माध्यम से करवा दें 30 दिनों के अंदर, और चेक 3 महीना वैलिड रहता है। जिस तिथि को आपको चेक मिला है उससे 3 महीना ही चेक वैलिड होता है। तो उस 3 महीना के अंदर आप चेक लगाते हैं और वो 3 बार तक आप लगा सकते हैं। और मान लीजिए आप पहली बार ही लगाए, चेक बाउंस कर गया, तो आप उसे तो 30 दिनों के अंदर लीगल नोटिस कर दें। लीगल नोटिस के बाद 15 दिन आपको इंतजार करना है। 15 दिन में अगर उसका कोई जवाब आता है या पार्टी आपको पैसा देके मैनेज करती है
तो ठीक है, आपको केस नहीं करना है। लेकिन अगर मान लीजिए पार्टी केस नहीं कर, अगर पार्टी पैसा नहीं देती है, ठीक है, और वो आपके लीगल नोटिस को लौटा देती है या आपके लीगल नोटिस को लेके चुपचाप रख लेती है, कोई जवाब नहीं देती है, तो 15 दिन के बाद और 30 दिनों के भीतर आपको उस पर एक केस 138 NI एक्ट के तहत फाइल कर देना है। ये सीधा कोर्ट में फाइल होता है। आप थाने में भी कर सकते हैं, लेकिन सीधा आप कोर्ट में फाइल कीजिए उस केस को। साथ साथ आप उस पर 420E और 120B सेक्शन भी लगा सकते हैं, 406 भी लगा सकते हैं। 420E फर्जरी, धोखाधड़ी, जैसे मान लीजिए सिग्नेचर में अगर गड़बड़ी कर दिया या जानबूझ के कहीं ओवरराइट कर दिया, तो इस कंडीशन में आप उस पर फर्जरी का केस भी 420 भी डाल सकते हैं। 420 एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है और इसमें 7 साल तक की सजा है। 138 NI एक्ट में 2 साल तक की सजा है और अगर पैसा नहीं देने के कारण इस सजा को 6 महीना तक और बढ़ाया जा सकता है, साल भर तक भी बढ़ाया जा सकता है। तो इस कंडीशन में जब आप उस पर 138 NI एक्ट के तहत केस करेंगे, तो जैसे ही वो बेल लेने के लिए एक अजमानतीय धारा, जैसे ही बेल लेने के लिए वो जाएगा, तो कोर्ट उससे पहले 20% राशि जमा करवा लेगी, उसके बाद ही उसका कोई बात सुनेगी और 20% राशि जमा करने के बाद उसकी बेल प्रक्रिया होगी, बेल हो जाएगा उसका, उसके बाद कोर्ट में ट्रायल चलेगा और विदिन 6 मंथ आपका पूरा पैसा आपको हर्जाने सहित जो मूल राशि की 2 गुनी तक हो सकती है। जैसे अगर 1 लाख का आपको किसी ने चेक दिया तो आपको कोर्ट 2 लाख रुपए तक का पेनल्टी दिलवा देगी। वो डिपेंड करता है कि आपके वकील ने आपका केस कैसे लिखा, कैसे लड़ा, उस हिसाब से आपके मानसिक शारीरिक परेशानी, कोर्ट खर्चों सहित 2 गुना तक राशि आपको वो पार्टी देगा, नहीं तो उसे जेल होगा। अब कोई भी व्यक्ति जेल जाने से बचेगा तो कहीं ना कहीं से पैसे का इंतजाम करके वो आपका पैसा दे देगा। लेकिन अगर आप चेक बाउंस कराने के बाद 30 दिनों के अंदर लीगल नोटिस नहीं करते हैं और आपका चेक अगर समय खत्म हो जाता है उसका, तो फिर आप समस्या में पड़ सकते हैं और इसके लिए फिर आपको अलग से एक सिविल सूट फाइल करना पड़ेगा, जो काफी लंबी प्रक्रिया होगी और 3, 4, 5 सालों तक केस आपको लड़ना पड़ेगा। तो इसलिए चेक लेते समय आप 2-3 बातों का ध्यान रखें कि चेक कभी भी लें तो पूरा भरवा के लें पार्टी से, उसी के हैंड राइटिंग में नाम, अमाउंट, सिग्नेचर, डेट, हर चीज उससे भरवा के लें। दूसरा, चेक के पीछे हो सके तो चेक लेने का पर्पस, यानी कोई आपको चेक देता है तो किसी पर्पस से ही देता होगा, या तो आपसे वो कुछ सामान लेता है उसके एवज में, या आपका कुछ बकाया रहता है उस एवज में, तो वो लिखवा ले। नहीं तो हो सके तो एक एग्रीमेंट बना ले। अगर आपकी राशि थोड़ी मोटी है तो आप नॉन जुडिशियल स्टाम्प पे 1000 पे, 100 पे, 200 पे, 1000 ज्यादा वैलिड होता है, वो राशि के ऊपर देख लीजिएगा, उस हिसाब से उस स्टाम्प पे बनवा ले कि मैं इनसे इतना रुपए कर्ज लिया हूं, जिसके एवज में मैं इनको चेक नंबर इतने डेट का इतने लाख रुपए का दे रहा हूं, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लिखवा के सिग्नेचर करा के आप अपना भी सिग्नेचर करके और 1-2 गवाह बना लें, तो आपका वो और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगा केस। तो ये हमने जाना आज चेक बाउंस की प्रक्रिया, और किसी से चेक लेते हैं तो क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और चेक बाउंस होने के बाद क्या करना चाहिए। इस प्रक्रिया को पूरा करने पर आपका पैसा 100% सेफ रहेगा। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में। थैंक यू।